हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग एमपीजी के स्टार्ट कर रहे हैं और एमपीजी के का फर्स्ट टॉपिक होता है मध्य प्रदेश का गठन। तो आप मैप में ये जो देख पा रहे हैं ये है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। गाइस, यह मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। ये वर्तमान स्वरूप से क्या है गाइस? आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश के साथ आता था। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब यह जो स्वरूप हमको प्राप्त हुआ यही मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। इसके बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तब जाके यह मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। चलिए इन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसी भी कंट्री के साथ सीमाएं साझा नहीं करता, साथ ही वह किसी समुद्र के साथ भी अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। यह मध्य प्रदेश की सीमाएं ना तो किसी कंट्री से लगती हैं और ना ही किसी सागर से लगती हैं। चारों तरफ भूभाग है मध्य प्रदेश की। तो जब चारों तरफ मध्य प्रदेश की भूभाग है तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से ये लैंडलॉक्ड है, अर्थात भूआवेष्टित राज्य है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं केवल 5 स्टेट से टच करती हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, इसी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जानकारी लेने से पहले आपको ये पता होगा गाइस कि 1947 से पहले, अर्थात जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश के नाम से कोई भी राज्य भारत के अस्तित्व में नहीं था। जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अभी मध्य प्रदेश है, यहां पर कोई भी मध्य प्रदेश के नाम से राज्य नहीं होता था, बल्कि एक ब्रिटिश प्रांत होता था जिसका नाम होता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये ब्रिटिश प्रांत था। मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य भारत में उस समय अस्तित्व में नहीं था। और गाइस, आज का जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसकी सीमाएं उस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की सीमाओं से बिल्कुल भिन्न थी, है ना। ये देखिए, ये है 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहां पर आप देख सकते हैं मध्य भारत और बरार, ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इस एरिया में कुछ देसी रियासतें भी हुआ करती थी, जैसे इंदौर। आपको पता होगा इंदौर होलकर से संबंधित है, ग्वालियर सिंधियाओं से संबंधित है। तो और ये पूर्वी रियासतें भी हुआ करती थी उस समय। तो कुछ पूर्वी रियासतें थी, कुछ ये ग्वालियर और इंदौर रियासतें थी, और साथ में साथ ब्रिटिश भारत था। इन सब से घिरा हुआ था ये हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब जानते हैं 1947 से 1956 तक की स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके बीच में इस मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, इस समय काल में मध्य प्रदेश 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 भागों में विभक्त था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो ये होता था गाइस पार्ट ए। ठीक है, इसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट ए का क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी कैपिटल होती थी
नागपुर, जो वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्या जानकारी मिली हमको कि पार्ट ए जो होता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल होती थी नागपुर। साथ ही पार्ट बी जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न और नॉर्दर्न कह सकते हैं, नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट जो था ये पार्ट बी हुआ करता था। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर आते थे। तो पार्ट बी को बोलते क्या थे, मध्य भारत। पार्ट बी मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसकी दो कैपिटल्स थी। शीतकालीन कैपिटल होती थी इसकी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन कैपिटल होती थी इंदौर। अर्थात ठंडियों में ग्वालियर को कैपिटल बना दिया जाता था जबकि गर्मियों में इंदौर को कैपिटल बनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पार्ट सी के बारे में। तो पार्ट सी जो होता था इसको बोला जाता था विंध्य प्रदेश। क्या बोला जाता था, विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी होती थी रीवा। इवन मध्य प्रदेश की वर्तमान कैपिटल भोपाल भी इसी के अंतर्गत आती थी। ठीक है, और इसकी कैपिटल नहीं होती थी, कैपिटल रीवा होती थी। तो हमने पढ़ा कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश 3 भागों में विभक्त था। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पार्ट बी मध्य भारत और पार्ट सी विंध्य प्रदेश। पार्ट ए की कैपिटल होती थी नागपुर, पार्ट बी की कैपिटल दो होती थी। पहली जो शीतकालीन कैपिटल होती थी ग्वालियर और दूसरी जो ग्रीष्मकालीन होती थी इंदौर। पार्ट 3 कहलाता था विंध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल होती थी रीवा और जो भोपाल है वो भी पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। चलिए अब थोड़ा सा पार्ट ए के बारे में जानते हैं। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, ये पूरा मैप है पार्ट ए, बी और सी को सम्मिलित करके। चलिए पार्ट ए के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण के क्रम में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन किए गए, है ना। तो पार्ट ए किस किस से मिलकर बना हुआ था गाइस? पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया था। किस किस से मिलाकर बनाया गया था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया था। दंडकारण्य के वनों के बारे में आपको जानकारी होगी जो कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में। चलिए पार्ट ए, जैसा कि बताया जा चुका है आपको कि पार्ट ए की कैपिटल होती थी नागपुर। और गाइस सबसे स्पेशल बात इसमें यह है कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और पार्ट ए के भी मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पार्ट ए के भी मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। और मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी होती थी नागपुर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और साथ ही प्रथम राज्यपाल थे इसके ई राघवेंद्र राव। अब जानते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था वो पश्चिम की देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, जिसमें शीतकालीन राजधानी होती थी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी इंदौर। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियरों में सिंधिया राजा हुआ करते थे उस समय, या ग्वालियर जो रियासत थी वो सिंधिया राजाओं के अधीन थी। साथ ही साथ जो इंदौर था
वो होलकरों से संबंधित था। इंदौर रियासत पे होलकरों का राज्य था। तो इस तरीके से जो मध्य भारत था, इसकी दो कैपिटल थी, ग्वालियर और इंदौर। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मध्य भारत ग्वालियर और इंदौर दोनों आता था। तो ग्वालियर के जो जीवाजी राव सिंधिया थे, उन्हीं को पार्ट बी का राज प्रमुख बनाया गया। अब साथ ही साथ इंदौर भी एक रियासत थी। तो इंदौर में यशवंत राव होलकर थे, जिनको मध्य भारत या पार्ट बी का उपराज्य प्रमुख बनाया गया था। तथा मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। और जैसे ही भारत 1 नवंबर 1956 को भारत का नया स्वरूप या भारत का पुनर्गठन हुआ, उसके पहले 1956 में ही इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन। चलिए पार्ट सी के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम जान चुके हैं कि पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर, मतलब बघेलखंड और बुंदेलखंड का जो ऊपर वाला पार्ट्स है ना, कि 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद बघेलखंड और बुंदेलखंड के उत्तरी भाग की 38 रियासतों, कितनी रियासतों? 38 किंगडम्स को मिलाकर पार्ट सी या विंध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसकी राजधानी क्या होती थी? रीवा। यह बात ध्यान रहे कि पार्ट सी के अंतर्गत ही हमारा मध्य प्रदेश की वर्तमान कैपिटल भोपाल भी आती है। ठीक है। इस राज्य को बघेलखंड और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था, 2 यूनिट्स के रूप में रखा गया था। चलिए जानते हैं पार्ट सी के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि रीवा राज था और रीवा रियासत के महाराजा थे मार्तंड सिंह। इन्हीं को पार्ट सी का राज्य प्रमुख बनाया गया था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पार्ट सी को 2 इकाइयों बघेलखंड और बुंदेलखंड में विभक्त किया गया था। तो बघेलखंड मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। गाइस, ये बहुत जाना पहचाना नाम है। रीवा में एपीएस यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? एपीएस यूनिवर्सिटी है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ये इन्हीं के नाम पर रखी गई है। साथ ही साथ बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे कामता प्रसाद सक्सेना। कौन कर रहा था बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का नेतृत्व? कामता प्रसाद सक्सेना। और 2 अप्रैल 1952 में मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल कौन है? इनके नाम से भी अभी हाल ही में शहडोल में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, जो कि पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तो इन्हीं के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। चलिए और थोड़ा सा जानते हैं पार्ट सी के बारे में। तो भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत ही रखा गया था, है ना, स्वतंत्र प्रांत था। इसको भारत संघ में विलय उस समय नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे, क्या नाम था इनका? नवाब हमीदुल्ला खां। इन्होंने जब भारत संघ का निर्माण किया जा रहा था तो लगभग सारी रियासतों को मिलाकर भारत बनाया जा रहा था।
तो इन्होंने भोपाल को भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया था। इनका मानना था कि हम भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में ही रखेंगे, इसका विलय किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रजामंडल आंदोलनों के दबाव से बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए इस बात को लेकर। इसी को देखते हुए 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हुआ। तो क्या जाना हमने कि पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाकर रखा गया था और प्रारंभ में इसके नवाब जो थे हमीदुल्ला खां, इन्होंने इसको भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रजामंडल के आंदोलनों से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हुआ, जिसके मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे इसके मुख्यमंत्री? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये है पार्ट सी, है ना। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, जिसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी कैपिटल होती थी क्या? नागपुर। पार्ट बी मध्य भारत, जिसकी 2 कैपिटल थी, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट सी रीवा, इसकी राजधानी थी, इसका नाम होता था विंध्य प्रदेश। ठीक है, और भोपाल स्वतंत्र प्रांत के रूप में यहाँ पर था, लेकिन प्रजामंडल के दबाव के बाद ये भी भारत संघ में शामिल हो गया था। चलिए, होपफुली गाइस ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।